सम्मानित बिहार दलित महापंचायत के आयोजक साथीगण, मंच पर बैठे बिहार सरकार के मंत्री भाई इसराइल मंसूरी साहब, यहाँ उपस्थित हमारे पुराने साथी इंजीनियर केदार पासवान जी, आदरणीय अंजू बौद्ध जी, भाई हेमंत कुमार जी, हमारे पुराने साथी और अनुसूचित जाति के जनजाति के संघर्ष के लगातार उसमें लगे रहे, प्रताड़ना भी सहे, भाई हरकिशोर राम जी, हमारे डिक्की के अध्यक्ष बिहार के भाई दिनेश पासवान जी, हमारे साथी और सफाई कर्मियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले भाई संजय वाल्मीकि जी, उपस्थित भाई हमारे छोटे भाई रामेश्वर रजक जी, आदरणीय साधना देवी जी, भाई प्रेम पासवान जी, हमारे साथी भाई हुलेश मांझी जी और इसके आयोजक भाई चंदन कुमार पासवान जी, भाई मंटू पासवान जी, भाई राजकुमार पासवान जी और आए हुए तमाम हमारे सभागार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज साथियों, हरकिशोर राम जी ने बड़े विस्तार से 7 बिंदुओं को जो आपने एजेंडा रखा है, उस एजेंडा पर आपको चर्चा करने का उन्होंने काम किया है और ये भी कहा है कि ये ही हमारा सबसे मूल हमारी लड़ाई का साधन होना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई तो हम अलग अलग लड़ रहे हैं और लड़ाई का कोई हमारा समाधान भी नहीं हो रहा। इस बात की भी समीक्षा करने की जरूरत है कि जब दलित महापंचायत को आपने बुलाया, क्या कारण है कि हमारे लोगों में विश्वास का अभाव हो रहा है? क्या कारण है कि इस विश्वास के अभाव के कारण इस सभागार को भी हम भर नहीं पाए? जो जनगणना आया है, जनगणना में तो 16 से 20% हमारी आबादी हो गई और 20% लोगों में ये भी आया है कि हम 49.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनको 6,000 रुपया मंथली भी मैसर नहीं होता है। ये हम नहीं कर रहे, ये रिपोर्ट आया है। लेकिन इतने प्रताड़ना के बाद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, अधिकार दिया और अधिकार के लड़ने का रास्ता भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक क्यों नहीं हो रहे? हमें ये लगता है हमारी छोटी सी दिमाग में कि हम अपने को बटे हुए हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तमाम लोगों को एक करने की बात कही थी। उनका सूत्र रहा, एक बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। हम शायद उसको भूल गए। हम शिक्षा में थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी आज जो शैक्षणिक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में इंजीनियर में 7% भी हमारे लोग नहीं है, डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है उस प्रतिशत में सामान्य लोगों से। हमारे मन में गुस्सा नहीं आता है जब ईडब्ल्यूएस को जब 10% आरक्षण मिल जाता है, हमारे मन में गुस्सा नहीं आता है। और जब साथियों हमारे मन में जब गुस्सा नहीं आएगा तो संघर्ष की बुनियाद खड़ा नहीं हो सकता है और हमको गुस्सा रहना होगा। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ। सरकारें आती है, जाती है, अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। 75 वर्ष 76 वर्ष हो गए, लेकिन क्या 76 वर्ष के कई लोगों ने शासन करने का काम किया है? कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं कर सकती है कि हमने सत्ता से अलग रहे। हर एक राजनीतिक पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी है, सबने सत्ता में भागीदारी दी है और सबके सब भागीदारी के बावजूद भी आज दलित की स्थिति इतनी खराब है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बढ़ जाते हैं। हम तो कहेंगे कि जो दलितों में जो सबसे मजबूत जात है, उसको तमाम दलितों के लिए कवच बनना होगा। जब आप कवच बनेंगे तो सभी
दलितों का एक सूत्र में बांधने का आप काम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जात के संगठन, जात के आधार पर, जिसको बाबा साहब ने कहा था जाति तोड़ो, लेकिन जाति तोड़ने के साथ साथ हम जातियों के बीच में बंधे जा रहे हैं। अधिकार के लिए सवाल नहीं, हमारा कैसे व्यक्तिगत लाभ हो, कैसे हम अपनी हिस्सेदारी व्यक्तिगत रूप से ले ले, ये हमारा सबसे बड़ा मूल उद्देश्य हो गया है। सरकार कहती है कि हम तो 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, फिर भी देश का विकास दर कह रहा है कि हम सबसे आगे हैं, हम विश्व के गुरु बनने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आता। मैं तो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन जब 80 करोड़ लोग भूखे हैं, जिनको आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, इस देश की आबादी 140 करोड़ है और विकास दर में विश्व के गुरु बनने जा रहे हैं। हंसना और भाग फुलाना दोनों नहीं हो सकता है। हम ये कहें कि विकास के दर में आगे जा रहे हैं और हमारे 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। तो ये है राजनीतिक जो जुमलाबाजी होता है, राजनीतिक जो लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात होती है, यही है। हमको अगल बगल देखना चाहिए, हमारे लोगों में शिक्षा की जोत क्यों नहीं पहुंच पाई। आपने कहा है अपने एजेंडा में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, न्यायिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक में भागीदारी, ये बात शुरू से कही जा रही है। जब देश की आजादी हुई 1952 में, पहली सरकार जब बनी 1951 में, उस समय कहा गया था कि दलितों के लिए हम सामाजिक भागीदारी देंगे, राजनीतिक भागीदारी देंगे, हम शैक्षणिक भागीदारी देंगे, सांस्कृतिक भागीदारी देंगे। लेकिन फिर इतना के बावजूद भी आज हमको इस एजेंडा क्यों लाना पड़ रहा है? इसलिए लाना पड़ रहा है कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन समाज में हम पीछे हैं। अभी हरकिशोर जी ने उदाहरण दिया, चाहे वो विधान परिषद का सवाल रहा हो, राज्यसभा का सवाल रहा हो, तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था, इसके कारण लोकसभा और विधान सभा में तो हमारा स्थान मिल जाता है। लेकिन जो संविधान के तहत जो कानून बनते हैं, जो सरकार नए नए एजेंडा लाती है, नए नए योजना लाती है, नए नए चर्चाएं लाती है, जो बिल लाते हैं, उसको राज्यसभा और विधान परिषद में भी बहस होती है। वहां हमारे लोग तो नहीं है। हमारे लोग क्यों नहीं है? ये राजनीतिक बेईमानी है कि नहीं है? ये राजनीतिक बेईमानी है कि नहीं? इस बात को मन में गुस्सा आना चाहिए आपके मन में, और गुस्सा आएगा तब इसके खिलाफ संघर्ष की बुनियाद खड़ा होगी। आपने दूसरा कहा है, आपके एजेंडा में है, आपने आवासीय विद्यालय की बात कही है, आपने छात्रावास की बात कही है। हम छात्रावास में जाते रहे, जो मंत्री थे भी और मंत्री नहीं थे, और आज एक पार्टी के पदाधिकारी रहने के बावजूद भी हमारा संबंध रहा है छात्रावास से जो लोग आए। किस तरह जिंदगी गुजरता है, क्या उसके खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? लेकिन अगर जातियों में लड़ाई लड़ने का काम करोगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी, कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो मजबूत है उसको कवच बनना होगा, और उसके साथ उसकी सुरक्षा के लिए साथ रहना होगा। छात्रावास क्या खाने को मिलता है, किस तरह का भोजन मिलता है, और किस तरह वहां दादाशाही है, अफसरवादी है, अफसरशाही है, और हमारे समाज के लोगों को बना देता है वहां का चीफ। लेकिन उसके द्वारा ही, क्योंकि उसके ऊपर का जो निर्देश देता है उसी निर्देश का पालन करता है। ऐसे कारण हम उसका न्याय नहीं करा सकते हैं अपने लोगों से, और हम दर दर के ठोकरे खाते हैं। ठीक ही कहा हमारे किशोर जी ने, पैसा वापस जा रहा। मैं तो अपने जब मंत्री था तब भी कैबिनेट इस बात को उठाता था कि आपने अलग शेड्यूल कास्ट के लिए बजट का हिस्सा देते हैं, लेकिन वो पैसा कहां चला जाता है? तो क्या कहा जाता था? बिजली की बात इन्होंने कही, बिजली कहते कि दलित लोग नहीं लगाता है क्या, तो हम तो बिजली में पैसा दे दिया, लेकिन ये पैसा शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से है, आम लोगों के साथ नहीं है। और वो आम लोगों के साथ जोड़ देता है कि वहां 5% तो दलित का बस्ती है, और दे दिया 100%।
तो उसका लाभ किसको है? दलित को मिलता है क्या? आज भी हमारे जो दलित लोग हैं घर से निकलते हैं तो कीचड़ में पैर रख करके तब हाईवे पर आते हैं। क्या उनके घरों तक सड़क नहीं बनेगी? लेकिन सड़क में पैसा चला जाता है, हमारा जो कर्णांकित है पैसा, वो पैसा दूसरी जगह चला जाता है। हम इस सवालों पर नहीं अगर समझ पाए, अगर इन चीजों को हमको मन में नहीं आया तो हम लड़ाई नहीं कर सकते। सिर्फ राम मंदिर मैं तो अपने लोगों के बीच रहता हूं, राम मंदिर से लड़ाई बहुत आगे चली गई। हम राम मंदिर के खिलाफ बात करते हैं, हम तो कहते रहे कि राम मंदिर जो बन रहा है उसके बाहर कटोरा लेकर के कौन लोग खड़े रहेंगे, उसकी समीक्षा करा लो, उसका आकलन करा लो। उसमें 70 से 80% से ज्यादा हमारा दलित समुदाय का होगा, दूसरे लोग नहीं होंगे। तो क्या हम सिर्फ राम मंदिर के चौखट पर बैठ करके याचना करने के लिए उस राम मंदिर का समर्थन करेंगे? लेकिन उससे बात आगे चली गई, इस साजिश को समझने का काम करना, किस तरह हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। हमारे कुल देवता जो हमारा आराध्य है उसके चबूतरा बनाने के लिए हर टोले में जो मनुवादी संगठन है 25,000-50,000 रुपया दे करके हमको दिग्भ्रमित करवाने, असली लड़ाई से अलग खींचना जा रहा है। हम कुल देवता के बनाने का काम करते हैं चबूतरा, क्योंकि हमको पैसा दे रहा है। तो असली जो लड़ाई है भूख का, भय का, भ्रष्टाचार का, हमारी हिस्सेदारी का, उस लड़ाई से हम अलग बढ़ते जाते हैं। हमारी लड़ाई होना चाहिए भूख का, हमारी लड़ाई होना चाहिए भय का, हमारी लड़ाई होना चाहिए हिस्सेदारी का, हमारी लड़ाई होना चाहिए हमारा सही रूप से हिस्सा मिले। और जो वर्षों से जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम तो कुल देवता के चबूतरा बनाने में लग जाते हैं। हम लग जाते हैं। हम एक राजनीतिक पार्टी को दोष नहीं दे रहे हैं, सारे राजनीतिक पार्टियों ने हमारा शोषण और दोहन करने का काम किया है। कि दलितों के नाम पर नाराबाजी करना, दलितों के नाम पर वोट लेना, लेकिन दलितों के लिए हम तो कहते हैं निर्णय लेने का कौन अधिकार होता है राजनीतिक पार्टियों में? निर्णय कौन लेता है? कौन एजेंडा तय करता है? अगर दलित को निर्णय की भूमिका नहीं होगी तो फिर ये 75 साल की आजादी का जश्न मनाने का क्या औचित्य? आज द्रौपदी मुर्मू जी है, मैं कोई इस बात को इस मंच से नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बात आ गई। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं, एक ट्राइबल से, एक आदिवासी से, लेकिन क्या उनको स्वतंत्र है सारे अधिकार का निर्णय लेने का? उनके पास जाएगा फाइल और उनको दस्तखत करके लौटा देना, इतना ही उनका काम है। भाषण दिलाना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनके लिए हक दिलाना, तो निर्णय की भूमिका हमारे लोगों को नहीं है। रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति, उसी समय ना 2 अप्रैल की लड़ाई लड़ी गई, क्यों नहीं उस समय उन्होंने इस सवाल को उठाने का काम किया? मैं उनकी व्यवस्था को समझता हूं, मेरे संबंध अच्छे रहे, मैं जानता हूं, लेकिन व्यवस्था से काम नहीं होगा। इसलिए साथियों कहना चाहता हूं, इस बात को समझने का काम कीजिए और अपने को एकजुट रहने का काम कीजिए। और जाना जो दलित के नेता है, दलित के सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या हम अपने लोगों के टोलों में जाते हैं? क्या उनके साथ हम बैठ करके उनके ही खाना को हम साथ खाने का काम करते हैं? अगर नहीं करेंगे तो उनका विश्वास नहीं मिल पाएगा। तब तो वो 85 किलो अनाज और कुल देवता का चबूतरा में ही फंस करके रह जाएगा। आपको उसका विश्वास हासिल करना है, उनके बीच जाना है और उनको सही चीजों से समझाना। उनको आज आपने कहा कि शेड्यूल कास्ट जो एक्ट है, कई केस होते हैं, इधर तो कुछ कमी आई है केस के निपटारा में, लेकिन जो नीचे स्तर पर थाने से लेकर और कोर्ट के बीच में जिस तरह के उलटफेर होते हैं, बलात्कार की घटना हो, हमारे दलित, हमारे परिवार के, हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ अपमान होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, और हम एकजुट होने का काम नहीं करते हैं। हम देखते हैं तो फलाना जात की महिला है, मेरा कोई है क्या? आपको मानना होगा कि पूरा दलित एक परिवार है, और यही परिवार के साथ अगर किसी तरह की घटना
लोग, चाहे वो दलित जाति में कोई जाति का हो, दलित वर्ग का किसी जात का हो, वो हमारी बेटी है, वो हमारा बहन है, वो हमारी माता है, ये भावना आपको करना होगा। तभी जाकर के एजेंडा के लिए आपको रणनीति तय करना होगा और रणनीति के लिए लड़ाई करना होगा। इसके साथ ही बड़े ही अदब के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ आपको कहना चाहता हूं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम अपने सवालों के से ज्यादा हम सिर्फ यशोगान गाने का काम करते रहे, हम लोगों के नारेबाजी करने का काम करते रहे, लेकिन हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिला। अधिकार की चर्चा करते रहे, चाहे वो सामाजिक सभा हो, राजनीतिक सभा हो, नए नए लंबे लबाब उनको आश्वासन देने का काम किया जाता है और हम लोग भी उसको दोहराने का काम करते हैं। लेकिन काश अगर आप एक होते, हमारे लोग एक होते, तो जो हमारे जो साथी हैं, जो नेता के पास है, जो पार्टी में मुख्य स्थान पर है, उनको भी ताकत मिलने का काम है। आज मुझे इस बात की चर्चा करने से कोई गुरेज नहीं कर सकता कि पूना पैक्ट का समझौता कहीं न कहीं हमारे साथ अत्याचार हुआ। वो परिस्थिति थी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को महात्मा गांधी के साथ समझौता करना पड़ा, लेकिन अगर वो स्थिति होती, आज देश की स्थिति दूसरी होती। लेकिन हम उस पर कोई टीका टिप्पणी करके और उस पर सिर्फ आहें भर करके नहीं रह सकते हैं। कोई कानून तो बन गया, लेकिन अपने लोगों को एक करना होगा, उन बस्तियों में जाना होगा, उनके घरों में जाना होगा, और कहीं भी अगर किस तरह की घटना घटती है, अत्याचार का, अपमान का, बलात्कार का, उसके खिलाफ एक होना होगा। हरकिशोर जी तो लड़ रहे थे रिजर्वेशन में, जो प्रमोशन का जो मामला था, हम लोगों ने भी जितनी सरकार में रहते हुए जितना हो सका, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं उसकी कोई यशोगान गाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद ये नीति क्या रही और नियत क्या था, इसको समझना होगा। आज नए फरमान आए, जिसको इन्होंने कह रहे थे सामान्य जाति को आरक्षण मिल गया, दलित को आरक्षण के प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। न्यायपालिका में का बहाना लेकर के, न्यायपालिका एक रोड़ा है, लेकिन क्या ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है? क्या ये जो आज जो प्रमोशन हो रहा है लोगों का, हमने बात रखी सरकार ने कहा कि उनका रुका हुआ है, तो उनका हमने कहा कि जब दूसरे लोगों का प्रमोशन हो जाएगा उस पोस्ट पर, उसके बाद फैसला आएगा, तो आप कहते हैं कि हम करेंगे, तो फिर तो वो तो पीछे ही रह जाएंगे, वो जगह खाली होगा तब ना हो जाएंगे, तब तक तो रिटायर कर जाएंगे। ये जो नीति नियत है, इस नियत को समझना होगा। और मैं फिर कहता हूं, जातियों में मत बंटना साथी, हम ये महसूस कराएं कि दलित हमारा एक परिवार है और इस परिवार के मुखिया हमारे अम्बेडकर हैं, और अम्बेडकर को ही अपना राज मानते हैं। सिर्फ जय जय भीम करने से नहीं होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर माला बनाने से नहीं होगा। बाबा साहब ने जो संघर्ष लड़ा किया, मार खाया, वो चावदार तालाब का सवाल, वो कालाराम मंदिर के प्रवेश का सवाल, और संविधान के पहले किस तरह की प्रताड़ना उनको मिला, चाहे वो यूनिवर्सिटी के सवाल हो, चाहे वो उनकी नौकरी का सवाल हो, चाहे वो किस तरह उनको साजिश करके उनको संसद में नहीं भेजने का काम किया जाता रहा। तो उनको समझना होगा साजिश को। जब वो इतने झेलते हुए उन्होंने उस स्थान पर पहुंच गए, तो हमारे तो आते हैं, हम सिर्फ माला बना करके क्या उनकी भक्ति में हम कर पाएंगे? हम उनके विचारों को, उनके संघर्ष की गाथा को अगर हम अपने आत्मसात करेंगे, तभी उनके प्रति हम सच्चे अनुयायी अपने को कहने का काम कर सकते हैं। अन्यथा जाएंगे, माला चढ़ाएंगे, दिन भर चर्चा करेंगे, रात में फिर घर जाकर के सो जाएंगे, इससे नहीं होगा। इसलिए अमर किशोर जी कहना चाहते हैं, भाई चंदन जी कहना चाहते हैं, बनाइए रणनीति, कार्यक्रम बनाइए, सब टोले नहीं, सेलेक्ट कीजिए, हम भी चलेंगे आपके साथ, वहां रहने का काम कीजिए, उनके साथ गलबैया बनाइए, उनके साथ उन्हीं का खाना हम खाने का काम करेंगे। उनको विश्वास तो लीजिए
अगर विश्वास नहीं होगा, आपके खिलाने से नहीं होगा। खिलाना है वो झोपड़पट्टी में जो हमारे मैया बाबा जो बैठे उसके साथ बैठना होगा, उनके घर में बैठना होगा। जिस तरह वो सोती है चटाई पर, वो सही हमको भी सोना होगा, कम से कम सिंबॉलिक 1-2 दिनों भी उनको विश्वास में देना होगा। नहीं तो ये सभागार बहुत छोटा है, फिर भी भर नहीं पाए। विश्वास करना। इसलिए साथियों, कोई कटु बात कहा होगा, हम क्षमा मांगना चाहते हैं, साथ ये कहना चाहते हैं, संघर्ष करना है तो मन से संघर्ष करो और तैयार होकर के संघर्ष करो, अन्यथा सिर्फ औपचारिकता निभा करके बाबा साहब को आप सम्मानित नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब को अपमानित करने का काम करेंगे। इन्हीं संशब्दों के साथ जय हिंद।